ऐतिहासिक थानों के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शानदार शुभारंभ हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुभारंभ से पहले कलाकारों द्वारा पारंपरिक छोलिया नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया और इससे पूरा वातावरण सांस्कृतिक रंगों में रंग गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों को एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा, जहां वे दुनिया भर के हमारे साहित्यकारों और कलाकारों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। ये हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखक गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर एक तरफ विरोध के सुर उभर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि सरकार सभी लोगों के हितों का ध्यान रख रही है, समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा। तो बीजेपी ने कहा कि सरकार सभी के हितों का ध्यान रख रही है, समस्याओं का बहुत जल्द समाधान निकाला जाएगा। जो भी परेशानियां होंगी उसका बहुत जल्द बीजेपी की सरकार निकालेगी। नहीं, निश्चित रूप से सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, चूंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के हितों की संरक्षण कैसे हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड के सचिवालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीपावली उत्सव हेतु बनाए गए सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य सचिव ने सब देशवासियों से दीपावली के अवसर पर स्थानीय कारीगरों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी का अनुरोध किया है। इस अवसर पर सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। दिवाली में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, तो हम लोगों के बच्चों ने जो बनाए ये तो अपने प्रदेश के बच्चे हैं, तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं इन्होंने जो बनाया है सब लोग इन्हीं को यूज़ करें। इसीलिए हम यहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर ले जा रहे हैं। प्रदेश के जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारियां रखें। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं।
तो ये तमाम बातें कही गई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये अहम बैठक ली है। इस दौरान तमाम जानकारियां भी साझा की गई। जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग है वो सक्रिय होगा। हरिद्वार में आज स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। गणेश घाट पर आयोजित इस अभियान में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर गंगा से प्लास्टिक, कपड़े और अन्य कूड़े को हटाया है। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की सफाई करके उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिली है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि गंगा स्वच्छता के प्रति सभी में जागरूकता होनी चाहिए और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। हमारे जो संगठन के अन्य पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, हमारी महिला मोर्चा है, तमाम लोगों ने आज इस अभियान में भाग लिया है। और मुझे खुशी है कि सब लोग अब जाते हुए ये कह के जा रहे हैं कि आज हमको संतुष्टि कि हमने कुछ किया है। तो मैं कहता हूँ ये संतुष्टि का भाव ये सबसे बड़ा भाव है। और मुझे भी संतुष्टि कि हम चाहे छोटा ही क्षेत्र किया है लेकिन साफ़ किया है। निश्चित रूप से जन जन नहीं, हर घर की सहभागिता जरूरी है। घर वाले अपने घर में सफाई रखें, अपने चौके चूल्हे साफ रखें, अपने टॉयलेट साफ रखें। तो मैं समझता हूं कि जो अभियान ये चल रहा है, जो हमारा मकसद है कि लोगों में इसकी जागरूकता फैले, वो अभियान हम मानेंगे सफल हुआ है। बहुत धन्यवाद। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, लिहाजा उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी नेता कुलदीप को उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी असंतोष है। क्योंकि वो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। शैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं, और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराज़गी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आगे आपको मौका मिलेगा। तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त तो भारतीय जनता पार्टी हो गई। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग हैं। मंत्रियों को देख लो, मंत्रियों की संख्या देख लो, उसमें भी आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस मुक्त करते करते खुद ही कांग्रेसमयी हो गई है भाजपा। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही जहां लोग दीपावली की तैयारी करते हैं और जोरों शोरों से बाजारों में उसकी तैयारियां देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से आतिशबाजी के चलते लोगों को भी काफी नुकसान होता है। किसी के घरों में आग लग जाती है तो कोई खुद ही चोटिल हो जाता है। इसी को लेकर सरकार भी काफी चिंतित है और समय समय पर पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है। तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और समाजसेवी प्रियंका अग्रवाल ने भी लोगों से अपील की कि आतिशबाजी करते हुए कई बातों का ध्यान रखें, ताकि आपकी आतिशबाजी में किसी के आशियाने में आग न लगे और किसी को भी किसी तरीके का कोई नुकसान न पहुंचे। आपकी लापरवाही के चलते किसी का ये खुशी का पर्व मातम में न तब्दील हो जाए, उसी को लेकर सावधानी पूर्ण तरीके से आप सभी आतिशबाजी करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी अज्ञानता ना दिखा के ज्ञान दिखाना है कि दीपावली में आप देखिए आतिशबाजी बहुत बुरी तरीके से लोग करते हैं, तो वो बुरी तरीके से ना हो के आप खुशहाली तरीके से करिए। और जनता से मेरी एक आग्रह ये है कि खुशियों का त्यौहार है, इसे किसी दुर्घटना में मत बदलिए। तो मैं चाहूँगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आए।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। हिंदू संगठन ने यहां एक मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी है। हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली के समर्थन में कई रैली बाजार भी बंद किए गए। इसमें उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशियाड़ा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाराहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर बनी हुई है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी और इससे हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उत्तरकाशी में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। अवैध मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई थी। हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं, डीएम को ज्ञापन देने ये चाह रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें गंगोत्री नेशनल हाईवे पर रोक दिया। पुलिस ने रैली को रोक दिया और इस दौरान लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि पत्थरबाजी की भी घटना सामने आई है। आज उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को महाजन आक्रोश रैली है, जिसमें हमारे पूज्य स्वामी दर्शन भारती जी, राकेश उत्तराखंडी जी, लखपत भंडारी जी, स्वामी गिरी महाराज जी आए हैं। तो मेन क्या है कि उत्तरकाशी के अंदर एक ये मस्जिद है यहाँ पे जिसे बोलते हैं, तो इन्होंने अगर ये ज़मीन अपने मकान बनाने के लिए ली और तथा कुछ ये करके इसमें षड्यंत्र रच के इन्होंने क्या किया कि इस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। और जब मस्जिद का निर्माण कराया तो ये 1969 में ली गई है भूमि और 2005 में इसका दाखला चढ़ा है। और 2 नाली इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी दान, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान कर रखी है। तो यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अगर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को अगर दान की तो 57 के बाद तो वक्फ बोर्ड खत्म है। मामला जो है ये समस्त जो हिंदू संगठन है, इसमें हम सब लोगों ने आज जो ये अवैध मस्जिद भगवान काशी विश्वनाथ और भंडारेश्वर महादेव के ऊपर बनी हुई है, इसके ध्वस्तीकरण के लिए हम शासन और प्रशासन को एक हिंदू जनमानस की ताकत को दिखाकर उनको ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी ये छोटी सी जो कुछ लोग हम आए हैं ना, ये सिर्फ एक हमारी अंगड़ाई है। और अगर हमको प्रशासन ने, शासन ने इस प्रकार से दबाओ और हमें दबाने की कोशिश की तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हिंदू समाज जग चुका है। उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। इसमें सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। और ये तीसरी तस्वीर है, आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर देखिए कि पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में बाजार बंद किया गया, क्योंकि हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया था। और तीसरी तस्वीर मस्जिद के विरोध में ये पूरे प्रदर्शन की तस्वीर है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा विवाद पहले शुरू हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई हिंदू संगठनों की, मस्जिद गिराने की मांग को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। अब चलिए क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद पर विवाद छिड़ा हुआ है।
मस्जिद को हटाने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। तो ये विरोध में जन आक्रोश रैलियां भी निकाली गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया और पत्थरबाजी भी की गई है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी इस रैली पर की गई, जिसके बाद अब हंगामा तेज होता हुआ नजर आया। इलाके में तनाव का माहौल है। धारा 163 लागू किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां काशीपुर में चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौतियां दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि एक स्कूल प्रबंधक के घर को शातिर चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर करीब 4 लाख के जेवरात और 2,50,000 नकदी पार कर दी। स्कूल प्रबंधक का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। पीछे से चोर ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक को चोरी का पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को चोरी की शिकायत दर्ज कराई। वही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं सवार अपने ससुराल गया हुआ था रामपुर। जब वहाँ से मेरे भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। जब मैंने कहा घर के अंदर घुस के देखिए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आन के बताइए क्या क्या हुआ, तो जब मैंने घर में आन के देखा तो मेरी बीवी के जेवर और मेरे 2.5 लाख रुपए और मेरे छोटे भाई के जेब में थे पैसे निकाल के 25,000 रुपये ले गया। अपराधी पकड़ा जाए और हमारा सामान हमें दिया जाए और वो उसको सज़ा मिलना चाहिए। हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और सख्ती के बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा भी की गई। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी तरह की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में न रखें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नशे की दवाइयों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं को बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज़ होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नारकोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पे इतना फ्रीज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है जो एक्ट के अनुरूप है, जो है अनुरूप नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाइयों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर तक जो दवाई जाए उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। हरिद्वार में नकली शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल जब्त कर लिया है, जिसे नकली शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके अन्य साथी फरार होने में सफल रहे हैं। तो 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। नकली शराब बनाने की जानकारी प्रशासन को पहुंची थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। एक को गिरफ्तार किया गया है, कई आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से यह अहम जानकारी। हरिद्वार पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नकली शराब बनाने वाले केमिकल की जब्ती की गई है। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। तो ये सारा कारोबार, अवैध धंधा लंबे वक्त से चल रहा था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई। 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। जो अनिल सिंह है, कानपुर का ये मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई
इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसको करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो उसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सब हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। उनको पुलिस ने कब्जे में लिया है और ये व्यक्ति अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया है। इसमें अन्य जो लोग हैं जो इस पूरी नेक्सस में जुड़े हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार जिले के औद्योगिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था की कमान संभाले हुए थाना सिडकुल का वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने किया है। इस दौरान उन्होंने थाने की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। थाने में पहुंचकर एसएसपी ने गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण किया और फिर मालखाने का निरीक्षण भी किया। उन्होंने लंबित मालों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। एसएसपी ने थाना क्षेत्र में चल रहे सत्यापन अभियान की जानकारी ली है और बाहरी प्रदेश से आने वाले कामगारों के कारण उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चिक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। हालांकि थाना सिडकुल की अभी नई बिल्डिंग प्रस्तावित है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग पे भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अभी लॉज वर्क यहाँ पर नहीं इनके द्वारा किया गया है। साफ़ सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में मशरूम की खेती में अपार संभावनाओं को देखते हुए खास पहल की शुरुआत की गई। थापली को मशरूम उत्पादन में मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। यहां कृषि और उद्यान विभाग की ओर से गांव में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया गया, जबकि काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया। इस योजना का उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। देखिए, गैरसैंण ब्लॉक को क्योंकि वहाँ पे खेती में काफ़ी जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है फसलों का, तो ये निर्णय लिया गया था कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग करवाते हुए जिला योजना के माध्यम से 8 ऐसे हट्स तैयार किए जाएंगे जिनमें वो मशरूम की खेती कर सकेंगे। और अभी हमारे 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और भविष्य में इसको मशरूम रूट के रूप में गैरसैंण से कर्णप्रयाग तक विकसित करने की योजना है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा